गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। वेलकम, अभिनंदन, शुक्रिया। आ जाइए फटाफट से, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अर्जुन जयपुर, झिलमिल, गणेश राठौड़, आरती गुप्ता, स्वागत है भाई सभी का। हमारा टाइम जो है वो चेंज हो गया। अब हमारी क्लास रोज 9 बजे रहेगी, ठीक है। पहले जो क्लास हमारी 2 बजे हुआ करती थी, अब 9 बजे रहेगी। आ जाइए फटाफट से, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हमारे मॉडल टेस्ट पेपर से आज नई शुरुआत हम कर रहे हैं और आज पहले फर्स्ट टेस्ट पेपर से हम रखेंगे राजस्थान के सभी टॉपिकों को कवर करते हुए। ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है सभी को, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ क्लास को लेनी है ना। बातें इनलीगल जो है, जो किसी उपयोगी बातों को आप पूरा ना, मतलब फालतू बातें आप पूरा नहीं करें, अपना समय बर्बाद उसमें। तो समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए क्लास को फॉलो करते चलें। तो बच्चे आ जाएंगे और क्लास चलती रहेगी। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, अरावली क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत क्या पाया जाता है? राजस्थान के अंदर अरावली क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। अरावली क्षेत्र में राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत क्या पाया जाता है? कितना सेंटीमीटर राजस्थान के अंदर अरावली में वार्षिक वर्षा का औसत देखने को मिलता है? तो प्रश्न की भूमिका को आप देखें और, है ना, समझे। उसके बाद में आप अपना आंसर दें। यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में यदि आप मैपिंग से देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एक दो चीज बता देता हूँ। ये यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की पश्चिम की स्थिति, या अरावली पर्वतमाला की स्थिति और ये कंडीशंस देखो। पश्चिम के मरुस्थल प्रदेश में ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर और आपको ध्यान रखना 40 सेंटीमीटर, ये तो दोनों पश्चिम के मरुस्थल प्रदेश से गुजरती है, पश्चिमी मरुस्थल से गुजरती है। और 50 सेंटीमीटर है, ये आपके कहां से गुजरती है? अरावली पर्वतमाला से। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की स्थिति यदि आप इसमें दिमाग में रखते हैं तो आपका प्रश्न सही हो जाता है ना। तो अरावली क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत पूछा है यहाँ पर। ये समवर्षा रेखा की हमने बात करी। किसकी बात करी? समवर्षा रेखा की, है ना। समवर्षा रेखा मैंने आपको 3 बताई है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अरावली में वार्षिक वर्षा का औसत आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अरे अरावली में 120 सेंटीमीटर कहां से कर रहे हो तुम? हैं? अरावली में वर्षा का औसत इतना कहां से कर रहे हो? फिर हाडोती के पठार में क्या होगा? फिर हाडोती के पठार में क्या 120 वाले जो दे रहे हैं, ये 120 तो यहां पर है भाई। हाडोती के पठार में पाया जाता है 120 तक तो सेंटीमीटर। हाडोती का पठार, ये किस बेस पर आपने आंसर दिया? है ना। लगभग अरावली के अंदर जो वर्षा का औसत 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। एवरेज आप पढ़ सकते हो, इसको दिमाग में रखना है तो। और हाडोती के पठार में 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच में, या 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूरब से पश्चिम की ओर निम्न में से किस मात्रा में निरंतर कमी आ जाती है? हाँ, गुड़िया सही कह रही है कि राजस्थान में वर्षा का औसत 57.7 अर्थात 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत राजस्थान में पाया जाता है। वर्षा का औसत राजस्थान में 57.7 सेंटीमीटर, या इसको क्या बोल सकते हो, 58 सेंटीमीटर। यही चीज भारत के अंदर वार्षिक वर्षा के रूप में पढ़ोगे तो 125 सेंटीमीटर वर्षा का औसत मिलता है। और यदि मानसी राम और चेरापूंजी, मानसी राम के अंदर वर्षा का औसत आपने देख लिया तो 1300 सेंटीमीटर के लगभग मानसी राम के अंदर वर्षा का औसत, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत माना जाता है। राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूरब से पश्चिम की ओर निम्न में से किस मात्रा में निरंतर कमी आती है? तापमान, शुष्कता, वर्षा, उपयुक्त सभी। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, उपयुक्त सभी में। अच्छा, यही तो कॉमन सेंस की बात है यार। ऑल इज वेल क्यों कर दिया तुमने? अरे जून से सितंबर का टाइम पीरियड तो वर्षा का टाइम पीरियड है, वर्षा ऋतु का समय है, तो वर्षा ऋतु में ही तो कमी आएगी। सी ऑप्शन होगा ना। गणेश राठौर साहब, ये ऑल वाले गलत आंसर कर दिए। क्लियर? ऑल वाले आंसर क्या कर दिए, गलत कर दिए हैं भाई। राधे राधे अर्चना, गुड मॉर्निंग। तो सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना जाता है? और तुरंत आंसर अपना भी पलट लेते हो मेरे साथ साथ, है ना? कितना बढ़िया सिस्टम है तुम लोगों का, बहुत बढ़िया। बारिश जून में सर्वाधिक नहीं होती, जून में तो मानसून आता है, जुलाई में सर्वाधिक बारिश होती है भाई। हाँ, नामाया कह रही वर्षा ही कर रही थी, इन सबका देखकर मैंने भी कर दिया। ऐसे नहीं होता, तो अपना आंसर रखा करो। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी और जैविक कारक। ये प्रश्न पहले भी हमने किया है। जलवायु, क्योंकि क्लाइमेट को जब पढ़ोगे तो क्लाइमेट में ऑलरेडी आपके पास तापमान आ जाता है, वर्षा हो जाती है, आर्द्रता हो जाती है, समझ में आ रहा, वाष्पीकरण हो जाता है। ये सब आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑलरेडी? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे जलवायु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमानता पर क्या प्रभाव होता है? विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमानता पर क्या प्रभाव होता है, ये आपको बताना। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमानतर में क्या प्रभाव होता है? विषुवत रेखा पर दूर जाने पर वार्षिक तापमानतर में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है या घटता है? घटता है।
अरे सी नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, सूर्य के प्रकाश की कंडीशन जब आप देखते हो भूमध्य रेखा पर एवरेज रहती है, और जैसे जैसे ध्रुवों पर कंडीशंस को आप बढ़ाओगे, ध्रुवों की ओर जाओगे, तो टेम्परेचर में तो क्या होगा, बदलाव होगा ना, बढ़ेगा ना। ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही? गर्मी में अधिक तापमान, सर्दी में कम तापमान होता है ना। गर्मी में अधिक तापमान, सर्दी में कम तापमान होता है, तो वार्षिक तापमांतर बढ़ता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर विषुवत रेखा से दूर जाने पर क्या, ध्रुवों पर क्या होगा, दूर जाने पर इसका सीधा मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्रुवों पर तापमान पूछ रहा है, तो ध्रुवों पर तो तापमान बढ़ेगा। ध्रुवों पर तो तापमान बढ़ेगा ना, घटता नहीं है, बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। पहले भी हम ये प्रश्न कराए हैं। सूची 1 का 2 से मिलान करो, सही उत्तर का चयन करो। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। फतेह से फतेह तक माँ। हाँ बेटा, आज से हमारा टाइम 9 बजे का कर दिया है, पहले 2 बजे का था, अब 9 बजे का कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। बहुत बढ़िया। तो पूर्वी मैदानी भाग आपके पास कहां पर है, कौन सी क्लाइमेट की स्थिति को सूट करता है? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग आपके पास, ध्यान रखिएगा, आर्द्र की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा, दक्षिण पूर्वी अति आर्द्र की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। उत्तर पश्चिम आपको जो पढ़ना होगा, तो उत्तर पश्चिम आपके पास शुष्क और मध्य पहाड़ी क्षेत्र है उपाद्र। इस तरह से आप मिलान कर देंगे 4-3, है ना। तो 4-3 डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 1-2 यहां पर राइट आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 का 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, इनके सामने मैंने मृदा दे रखी है, और मृदा की स्थिति को आपको बताना है कि कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। बहुत बढ़िया। क्लियर है? डी ऑप्शन सबका सही है। गेहूं भूरी दोमट मिट्टी, ठीक है। बाजरा बलुई मिट्टी, कपास आपके पास काली दोमट मिट्टी, और मक्का आपके पास लाल दोमट मिट्टी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल और माही बेसिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार बताओ। ये आपके पास ऐसी स्थिति में आप इसको देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र की कंडीशन आपके पास हो जाएगी। हार्डोती का पठार, कौन सा पठार? हार्डोती का पठार। और इस हार्डोती के पठार में जो मृदा पाई जाती है, मिट्टी जो पाई जाती है हार्डोती के पठार में, वो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? हार्डोती के पठार में काली मटियारी दोमट मिट्टी, काली मटियारी दोमट मृदा। बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में मिट्टियों से संबंध में कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? मिट्टियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रेप के समान बेसाल्ट लावा के क्षरण से होता है। राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण वो फॉस्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से होता है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है और दक्षिण भाग में ग्रेनाइट निश्र क्वार्टरजाई चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा प्रश्न, आप इसको कह सकते हो। गलत कथन को आपको पहचानना है। दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रेप के बेसाल्ट लावा के क्षरण से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से होता है। मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है और दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टरजाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। डी कुछ गलत है। कुछ क्या गलत होता है? या तो पूरा ही गलत होता है या पूरा सही होता है। अरे भाई, डी तो सही है, सी भी सही है, बी गलत है, ए भी सही है। लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों से नहीं होता। लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपरदन से, कायांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है, अपरदन से होता है, कायांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए, उनको आपको पहचानना है। रूपनगढ़, शूकड़ी, डील, साबी, छापी, मेंथा। उपयुक्त में से आंतरिक जल अपवाह प्रणाली की नदी कौन सी है? सही कूट का चयन करो। नदी कौन सी है? सही कूट का चयन करो। यस या नो? बहुत बढ़िया। कुछ नदियों के नाम दिए गए, उपयुक्त आंतरिक जल प्रणाली की नदी कौन सी? सही कूट का चयन करना है। रूपनगढ़ शूकड़ी, शूकड़ी लूनी की सहायक नदी है, ये बाहर हो जाएगी। साबी, मेंथा, साबी सही है, मेंथा सही है, रूपनगढ़ सही है, ठीक है। इसके बाद में डील और छापी, ये दोनों बाहर हो जाएगी, है ना। तो 1, 4, 6 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1, 4, 6 यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दो। नदी उसके किनारे पर पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा है? बहुत बढ़िया। नहीं, मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं करा रहा, मैं ऑल राजस्थान जीके के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ मॉडल टेस्ट पेपर करा रहा हूं। ठीक है। नदी और उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों से असंगत युग्म कौन सा है? बेड़च आहड़ की सभ्यता, सरस्वती सिंध की सभ्यता, कोठारी बागोर की सभ्यता और कांतली पाषाण कालीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर तो डी ऑप्शन। यहां पर पाषाणकालीन सभ्यता विकसित नहीं हुई, यहां पर ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता विकसित हुई है, सभ्यता विकसित मानी जाती है, ताम्रयुगीन सभ्यता विकसित मानी जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
नदियों से बनास की सहायक कौन कौन सी नदियां उपयुक्त कूट का चुनाव करें। निम्न युग में से बनास की सहायक नदियों को आपको पहचानना है, सही कूट का पहचान करके आपको आंसर देना है ना। बताओ कौन सा युग्म सही होगा। बनास की सहायक नदियों को आप देखोगे तो बहुत बढ़िया, गंभीरी, डाई, मेशवा, पार्वती या पारवी, मोरेल। देखो गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है, बेड़च बनास की सहायक नदी है। डाई आपके पास सीधी बनास की सहायक नदी पड़ी जाती है, और मोरेल भी बनास की सहायक नदी के रूप में पड़ी जाती है? ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताओ फटाफट से राइट आंसर। अरे भाई एक्चुअली क्या है, नियम के अनुसार तो आप यदि देखोगे तो ये बनास है, और बनास के अंदर ये आपके पास बेड़च आकर मिलती है, बेड़च में गंभीरी आकर मिलती है। गंभीरी ये बेड़च, और यहां पर आपके पास त्रिवेणी संगम बनता है, ये स्थान विंगोद है ना। यहां पर मेनाल नदी आकर मिलती है, मेनाल, और आगे ऐसी सिचुएशन बनती है। तो गंभीरी बेड़च में मिलती है, और इसके किनारे पर आपको पता दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, अब ऑप्शन में दो देखो, ऑप्शन में गंभीरी, डाई और मोरेल 1 2 5 1 2 5 दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन में 2 5 भी दिया हुआ है। 2 5 कॉमन हो गया ना, तो इसका मतलब ये गंभीरी इसने बाहर कर दिया। गंभीरी ओरिजिनल में किसकी सहायक नदी? बेड़च की। तो इस केस में यदि यहां पर 2 5 नहीं होता और साथ में कुछ और होता तो 1 2 5 राइट हो जाता, लेकिन 2 5 एक्यूरेट इसने दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 2 और 5। क्योंकि फिर आपको ये जो गंभीरी है वो किसकी सहायक नदी प्रॉपर माननी पड़ेगी? वो बेड़च की प्रॉपर सहायक नदी माननी पड़ेगी, है ना। तो इसका सही आंसर 2 5 राइट होगा, ध्यान रखना। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता 2 5, तो फिर 1 2 5 यहां पर राइट आंसर हो जाता। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का आरंभ से लेकर सही क्रम क्या है? चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का आरंभ से लेकर सही क्रम क्या है? आरंभ से लेकर सही क्रम क्या है? चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का आरंभ से लेकर सही क्रम क्या माना जाएगा? गंभीरी बनास में नहीं मिलती, गंभीरी बेड़च में मिलती है, और बेड़च बनास में मिलती, इसलिए उस वहां पर आप ऑप्शन 2 इस तरह के दे दिए तो आपको फिर जिद करने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर। हाँ नहीं, जज्बात की बात नहीं है, वो मूल रूप से उसकी सहायक नदी नहीं है ना। मूल रूप से 2 ऑप्शन दिए हुए तो हो गई ना ऑटोमेटिक। मूल रूप से 2 ऑप्शन दिए तो हो गई ना। ऐसे तो आप ऐसे बोलोगे, मैं कह दूं यहां पर आपके सामने, है ना, ये मोरेल, ये बनास की सहायक नदी, बनास, ये चंबल की सहायक नदी, ये चंबल, ये बनास और मोरेल। ठीक है, अब मैंने कहा कि मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल किसकी सहायक नदी? तो आप बनास की बोलोगे ना, आप पहली प्रायोरिटी पे तो यही रखोगे कि इसकी बता दोगे इसको चंबल की, लेकिन ये चंबल की भी कह सकते हो, लेकिन जब बनास ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहले बनास ही तो करना पड़ेगा भाई। वो बात है बस समझने की।
चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का आरंभ से लेकर सही क्रम बताओ। तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सबको पता है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये स्थिति में आपके पास यहां पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सभी का। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नदियों के मिलान संगम की कंडीशन आपके सामने रख दी है बताइएगा क्या कंडीशन है। बहुत बढ़िया। नदियों के कंडीशंस को आपने देख लिया। बताओ लूनी नदी कहां पर जाती है। माही नदी खंपात की खाड़ी में मिलती है, लूनी मरुस्थल में मिलती है। यस या नो। अच्छा, यहां पर दो ऑप्शन अलग है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा फिर। ओके, मैं चेंज कर देता हूं। माही तो खंपात की खाड़ी में जाती है, ये तो एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में लूनी जो है, लूनी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। कहां पर हो जाती है, कच्छ के रन में। कच्छ के रन में। घग्गर आपके पास मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और पश्चिमी बनास आपके पास लिटिल रन। तो कच्छ का रन दो बार आ गया ना यहां पर, तो दो नदियां ऐसी हो गई, एक तो आपके पास लूनी नदी हो गई और एक आपके पास पश्चिमी बनास हो गई। दोनों कहां पर मिलती है, कच्छ के रन में। कच्छ के रन में मिलती है। एक्चुअली आपको मैं एक चीज समझा देता हूं यहां पर, ये कंडीशंस जो है वो है क्या, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में पूरी चीज मैं आपको बताता हूं। इंडिया के मैप में दो प्रमुख खाड़ी है भारत में, दो प्रमुख खाड़ी है। एक वाली खाड़ी तो ये रही और एक वाली खाड़ी आपके पास ये रही, है ना। तो ऊपर वाली जो खाड़ी है ये आपके पास कच्छ की खाड़ी है। किसकी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और नीचे वाली जो खाड़ी है खंपात की खाड़ी है। किसकी खाड़ी, खंपात की खाड़ी है बेटा। और अरब सागरीय अपवाह तंत्र जब राजस्थान का बनता है, किसका, राजस्थान का अरब सागरीय अपवाह तंत्र जब आप पढ़ते हो, तो राजस्थान के अरब सागरीय अपवाह तंत्र को आप देखेंगे तो मैं आपको समझाता हूं कि राजस्थान में 4 नदियां अरब सागरीय अपवाह तंत्र को पूरा करती है। कितनी नदियां, 4। तो दक्षिण से एक नदी सबसे पहले आपके पास ये माही, इसके बाद में साबरमती, फिर इसके बाद में पश्चिमी बनास और फिर ये लूनी। इनका क्रम ये है, समझ में आ रहा है। ये आपके पास कौन सी हो गई, लूनी नदी हो गई, उत्तर से दक्षिण का क्रम लूनी नदी। इसके बाद में ये पश्चिमी बनास नदी हो गई, कौन सी नदी, पश्चिमी बनास हो गई। इसके बाद में ये कौन हो गई, पश्चिमी बनास के बाद में लूनी, पश्चिमी बनास, ये हो गई आपके पास साबरमती। और इसके बाद में ये हो गई आपके पास माही। माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। क्लियर। ये 4 कंडीशंस आप देख रहे हो। तो इसमें से दो जो नदियां, ये उत्तर वाली दोनों कच्छ की खाड़ी में मिलती है, कच्छ की खाड़ी में, और ये दोनों नदियां खंपात की खाड़ी में मिलती है। इस तरह से आप इस चीज को और ढंग से समझ सकते हैं। यहां पर इसको मैपिंग से दोबारा शो करोगे तो आपके पास समझ में आ जाएगा। ये एक नदी आपके पास हो गई, पहली नदी लूनी, दूसरी पश्चिमी बनास, तीसरी आपके पास खंपात की खाड़ी में जाने वाली दोनों नदियां, है ना। तो टॉप उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया है, उत्तर से
दक्षिण का क्या हो गया, क्रम हो गया, और उत्तर से दक्षिण के क्रम में दोबारा मैं लिख देता हूं। सबसे टॉप पर हो गई लूनी, उसके बाद हो गई पश्चिमी बनास, ठीक है, उसके बाद में हो गई आपके पास साबरमती, और उसके बाद में हो गई माही, है ना। इनका क्रम आपको थोड़ा सा पढ़ते समय इस तरह से फॉलो करना है ताकि आप प्रश्न का आंसर निकाल पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। बताओ लूनी नदी कहां पर मिलेगी या किस क्षेत्र में बहती है, क्षेत्र को आपको बताना है। हाँ, बताइएगा। लूनी नदी घग्गर, चंबल, बाणगंगा। तो चंबल आपको पता है दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर बहती, बाणगंगा उत्तर पूर्वी राजस्थान की स्थिति को स्पष्ट करेगी। अब लूनी क्या है, घग्गर राजस्थान के उत्तरी पार्ट को और लूनी राजस्थान के पश्चिमी भाग को आप मिलान कर सकते हो प्रश्न को। क्लियर है। हमारी क्लास डिस्टरबेंस हो गई टाइम ड्यूरेशन की वजह से, टाइम चेंजिंग की वजह से। जो क्लास हमारी 2 बजे होती थी वो 9 बजे हो गई। अब 2 बजे वाली क्लास में तो खूब सारे बच्चे आते थे, इस क्लास में अभी टाइम चेंजेस में भी बच्चों को कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा, तो वही बच्चे दोबारा आ जाएंगे क्लास के अंदर। एक बार आप भी अपने लेवल पर बच्चों को बता दीजिएगा हमारी क्लास 2 बजे से हटकर 9 बजे हो गई है। ये विडंबना तो रहती है टाइम टेबल की। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी व संबंधित जिलों का युग्म असंगत है। रूपारेल नदी, चंद्रभागा नदी, कांतली नदी और लूनी नदी। तो कांतली नदी झालावाड़, सी ऑप्शन। कांतली नदी आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। किसकी नदी, आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। और ये नदी जब आंतरिक अपवा तंत्र के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो तो शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी मानी जाती है। शेखावाटी क्षेत्र की क्या प्रमुख नदी मानी जाती है, आंतरिक अपवा तंत्र की नदी शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी। इसको मौसमी नदी के नाम से हम संबोधित करते हैं। कौन सी नदी के नाम से, मौसमी नदी के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ बिल्कुल, तोरावाटी एरिया, शेखावाटी की कंडीशंस आपके सामने। लूनी जोधपुर कैसे, तो लूनी नदी जोधपुर में नहीं जाती क्या हैं? अरे भाई लूनी का अपवा तंत्र जोधपुर में नहीं जाता क्या? किसी एक बच्चे का कमेंट आया है अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है, नाग पहाड़। और जब अजमेर के नागपाड़ से नदी निकाल रहे हो तो 6 जिलों में जाती है। कितने जिलों में, 6 जिलों में। और जब 6 जिलों को आप देखोगे तो कौन कौन से 6 जिले में आपको बता देता हूं। नंबर 1 अजमेर आपके पास हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 जिलों का आप नोट कर लो, यदि आपके दिमाग में कोई एरर है तो। दो, 3, 4,
5 और 6, 6 जिले कौन कौन से हैं, इनका क्रम भी ध्यान रखना। पहला है अजमेर, उसके बाद में नागौर, उसके बाद में पाली, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर और फिर जालोर। इनका क्रम ऐसे ही है। तो जोधपुर से संबंधित हो गया ना, इसलिए वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है पढ़ते समय। यस या नो? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो आई थिंक आपके बात समझ में आ गई। एक बच्चे का कमेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक नदी, बनास की सहायक नदी कौन सी पढ़ी जाएगी? बनास की सहायक नदी खारी पढ़ी जाएगी। बनास की नदी कौन सी पढ़ी जाएगी? खारी। लूनी की सहायक नदी कौन सी पढ़ी जाएगी? सूकड़ी। माही की सहायक नदी मोरेन। ये मोरेन है, एक मोरेल है, दोनों अलग अलग है। मोरेल बनास की सहायक नदी है। मोरेल किसकी है? बनास की सहायक नदी है। समझ में आ रहा है? इसके बाद में चंबल जो है, चंबल की कंडीशन काली सिंध और काली सिंध की कंडीशन आहू। इस तरह से आपको मिलान करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही है। ये बहुत सारे उपनामों की कंडीशन बनती है। देखो मैं कुछ नाम बताता हूं आपको, आप नोट कर लीजिएगा क्लास के अंदर। एक नदी होती काली सिंध और एक है काली शील, दोनों अलग अलग है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और काली शील बनास की सहायक नदी है। एक नदी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई मैंने, मोरेल, और एक है मोरेन। सेम नाम की कंडीशन बता रहा हूं। मोरेल बनास की सहायक नदी पढ़ी जाती है और मोरेन माही की सहायक नदी पढ़ी जाती है। एक नदी है शागी और एक नदी है साबी, दोनों में अंतर है। सागी लूणी की सहायक नदी है और शाबी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है? नदी है। ठीक है? एक बनास नदी है और एक पश्चिमी बनास है, दोनों अलग अलग हैं। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी की नदी है, खाड़ी की, और ये अरब सागर की नदी है। किसकी नदी है? अरब सागर की नदी है। इसके बाद में खारी 3 नदियां हैं। खारी एक बनास की सहायक नदी पढ़ी जाती है। खारी एक ध्यान रखिएगा, लूनी की सहायक नदी भी पढ़ी जाती है। लूनी की सहायक नदी खारी यदि आप पढ़ोगे तो लूनी की सहायक नदी, और एक सांबर झील में मिलती है। कहां मिलती है? सांबर झील में। बेसी बांडी है, बांडी नदी। बांडी नदी पढ़ोगे तो एक सांबर झील की स्थिति में आपको पढ़ी जाएगी, एक लूनी की सहायक नदी के रूप में पढ़ी जाएगी और एक बनास की सहायक नदी के रूप में पढ़ी जाएगी। ये कंडीशंस आप इसमें देख सकते हो। एक नदी है सूकड़ी, शुक्ली, और एक है शुकड़ी, दोनों अलग अलग है। शुक्ली है पश्चिमी बनास की सहायक नदी और शुकड़ी लूनी की सहायक नदी है।
लूनी की क्या पड़ी जाती, सहायक नदी पड़ी जाती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अंतर है ना, आप इसमें देख सकते हो तो आपकी चीज क्लियर हो जाए। काली सिंध, कालीशील, मोरेल, मोरेन, शागी, शाबी, बनास, पश्चिम बनास, सागी, बांडी, इनका बेसिक अंतर आपके पास अलग रूप में देखने को मिलता है। इससे आपकी क्या कि जो कंफ्यूजन वाली जो कंडीशन है वो दूर हो जाएगी। बस आपको बस समझने की आवश्यकता है। समझ में आ गया? ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी मानी जाती है? तो चूरू बीकानेर में तो कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, सबको पता है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 का 2 से मिलान करो, सही उत्तर का चयन करो। बांडी नदी, कोठारी नदी, चंबल नदी और मोरेल नदी। बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, यदि पहले मुख्य नदी को ले लो, मुख्य नदी चंबल है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाडोती के पठार से निकलती है। ठीक है, अब बचा क्या, पश्चिमी रेगिस्तान। अब पश्चिमी रेगिस्तान में लूनी नदी की कोई सहायक नदी आपको पकड़नी पड़ेगी, है ना, लूनी नदी की सहायक नदी पकड़नी पड़ेगी ना। तो बांडी लूनी की क्या हो गई, सहायक नदी हो गई। इसके बाद में देखो, मोरेल आपको पता बनास की सहायक नदी है, और बनास पूर्वी मैदानी भाग में बहती है, तो पूर्वी मैदानी भाग हो गया। और कोठारी बनास की कंडीशन को आप देखोगे, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश भीलवाड़ा क्षेत्र में अरावली के आसपास की कंडीशन को स्पष्ट करेगा। तो 1 2 3 4 यहां पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका पास हो जाएगा। इसके बाद में सूची 1 का 2 से मिलान करो। रूपालेल, काकनी, घग्गर, बनास उपनाम के साथ। यहां पर एक नदी और मैं बता देता हूं, समारनार्थी जो नदी बताइए ना, इसमें एक नदी है कांतली और एक नदी है काकनी। यह भी आपको ध्यान रखना है, कांतली है ना, कांतली आपके पास ये शेखावटी क्षेत्र की नदी है तो दोनों आंतरिक अपवातंत्री, कांतली शेखावटी क्षेत्र की, और एक है काकनी, ये जैसलमेर जिले की है ना। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी काकनी, जिसको मसूरदी कहा जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है, आंतरिक अपवाह तंत्र की छोटी नदी है सबसे, और ये आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। पूर्ण भाव की दृष्टि से बड़ी नदी है। पूर्ण भाव की दृष्टि से क्या है, बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये थोड़ा सा आप देखोगे, समझोगे तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उपनाम। बनास को बन की आशा कहा जाता है, बनास को क्या कहा जाता है, बन की आशा। घग्गर को मृत नदी के नाम से संबोधित करते हो, काकनी को मसूरदी कहा जाता है, रूपारेल को वरा नदी कहा जाता है। तो 1 2 3 यहां पर जिसने भी मिलाया सही आंसर मिलाया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्य की नदियों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम बताओ। यह बढ़िया प्रश्न है, नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम, या पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम। ये राजस्थान की मैपिंग मैंने एक कुछ हद तक आपको बनाई, तो पूरब से पश्चिम की ओर आपको बताना है। देखो एक नदी और फिर आ गई मेरे सामने, वो नदी जब देखता हूं तो मेरे सामने आ जाती। एक नदी है गंभीर, मैं जो आएगी वो बता दूंगा। एक नदी क्या है, गंभीर, और एक नदी है गंभीरी। तो गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है, और गंभीर जो है बाणगंगा उसकी यमुना की सहायक नदी है।
किसकी सहायक नदी? यमुना की। एक नदी पढ़ी जाती सोन और एक नदी सोम। सोन गंगा की सहायक नदी है और सोम माही की सहायक नदी है ना। ये नाम पैरेलल, समानार्थी नाम, एक जैसे नाम की कंडीशंस आपके पास, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूजन ना हो। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, काली सिंध गंभीर। गंभीर तो पूर्वी मैदानी भाग में, तो आपको ये तो गलत कर लिया आपने, गंभीर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, हैं? अच्छा, शुकड़ी, तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब देखो, गंभीर काली सिंध, गंभीर काली सिंध। अब साबरमती उदयपुर में बहती, वो पाली में बहती, तो पहले उदयपुर आ जाता है और पाली बाद में आता है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ऐसी कंडीशंस में आप जब देखोगे पैरेलल कंडीशन में, क्योंकि साबरमती केवल उदयपुर से ही बहती है, साबरमती केवल कहां से बहती? उदयपुर से। ये बात समझ में आ गई? और साबरमती केवल उदयपुर से बहती है, और यहां पर शुकड़ी किसकी सहायक नदी मानी जाती है? शुकड़ी लूनी की सहायक नदी मानी जाती है, लूनी की सहायक। अब बहने वाले सिस्टम में लूनी की सहायक नदी जितनी भी आप देखते हो, उन सभी में आप यदि स्थिति को स्पष्ट करोगे तो आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि सहायक नदियों का क्रम आपको पता हो। किसका क्रम पता हो? सहायक नदियों का क्रम पता हो, ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन में आपके क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह कौन सा है? दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी समूह कौन सा है? चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती। बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। और ये सभी चंबल की सहायकी अपवाह तंत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग असंगत है? सेशन को लाइक कर दो बेटा, है ना। सेशन को लाइक एंड शेयर दोनों कर दो, बहुत बढ़िया। दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी का समूह कौन सा माना जाता है? नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बी ऑप्शन, बनास, मासी, गंभीर, मेंथा, काली सिंध, चोली और साबरमती, बाकल। तो गंभीर करेक्ट, यहां पर मेंथा नहीं है। गंभीर की सहायक नदियों में आप देखोगे पांचना बांध में 5 नदियां, पांचना बांध, और 5 नदियां आकर इसमें मिलती है, वो सभी गंभीर की सहायक नदी। आसा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और भैंसावट, ये 5 नदियों का पानी आपके पास पांचना बांध करौली में गंभीर नदी पर आता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन, मेंथा। मेंथा एक्चुअली आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। कौन से अपवाह तंत्र की? आंतरिक अपवाह की। और सांवर झील में मिलती है। कहां पर मिलती है? सांवर झील में। और सांवर झील में सर्वाधिक नमक बनाने का काम करती है। सर्वाधिक क्या बनाती है? सर्वाधिक नमक बनाने का क्या करती है? बनाने का काम करती है। सांवर झील में सर्वाधिक नमक बनाने का काम करती है। तो यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सूची 1 का सूची 2 से क्या करो? मिलान करो।
और सही उत्तर का चयन करो। बहुत बढ़िया। अरे मासी भी है, बनास की सहायक नदी दोनों ही है। ये मासी भी है ना, और मानसी भी है। मासी भी है और मानसी भी है, दोनों ही बनास की सहायक नदी। मासी अजमेर के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती, मानसी तो यदि आप देखोगे तो ये आपके थोड़ी सी दाएं बाएं से निकलती। तो मानसी के दो और मासी के दो, दोनों बनास की सहायक नदी है। ये ध्यान रखना पढ़ते समय, दोनों बनास की सहायक नदी पढ़ी जाती है। मैं जब थ्योरी की क्लास में पढ़ाता हूं दोनों को प्रॉपर पढ़ाता हूं, है ना। सहायक नदियां बताइए, बेड़च, चंबल, काली सिंध और माही। सूची 1 का 2 से मिलान करो। तो बेड़च की गंभीरी हो गई, क्लियर। चंबल की कौन हो जाएगी, बामनी हो गई, हरिपुरा ग्राम की पहाड़ी से निकलती। काली सिंध की आपके पास परवन हो गई, और माही की ईरू हो गई। तो मिलान आप कर लीजिएगा, मैंने यहां पर क्वेश्चन कर दिया है। उद्गम स्थल का प्रश्न है, काली सिंध कहां से निकलती, मेज, जाखम, कांतली। काली सिंध देवास एमपी से निकलती है ना। मेज मांडलगढ़, ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, और कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। ये मिलान आप कर दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन को मिला दिया है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 को करेक्ट के रूप में आपको पढ़ना है। नदी व उसकी सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। सही युग्म की पहचान करनी है। पश्चिमी बनास की जवाई नहीं, जवाई लूनी की सहायक नदी है, लूनी माजम, ये भी गलत हो गया। माही शुकड़ी गलत हो गया। साबरमती बेतर्क, तो बेतर्क किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। साबरमती की मेशवा, वेतरक, शेई, मानसी, वाकल, ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सब साबरमती की सहायक नदी है। माही की सोम, जाखम, अनाश, हरण, चाप, मोरेन, ईरू, ये माही की सहायक नदी है। लूणी की गुहिया, जोजड़ी, लीलड़ी, शुकड़ी, बांडी, खारी, जवाई और शागी, ये सब किसकी, लूणी की सहायक नदी है। और पश्चिमी बनास की सूकली और कूकली, मैं दोनों ही बता देता हूं, कूकड़ी और शुकड़ी। शुकली और कुकड़ी दोनों पश्चिमी बनास की सहायक नदी पढ़ी जाती है। जबकि सूकड़ी जो है, मैं आपको बता दिया हूं, यहां पर ये सूकड़ी आपके पास किसकी सहायक नदी मानी जाती है, सूकड़ी लूणी की सहायक नदी मानी जाती है। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट मैंने आपके सामने कर दिया है, और प्रत्येक की सहायक नदी को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए कोई काम आ जाए। नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। नदी व उसकी सहायक नदी में कौन सा युग्म असंगत है। बांडी हेमाबाश, बिलास पार्वती, छापी काली सिंध और हतमती साबरमती, कौन सा युग्म असंगत माना जाता है। हैं? नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है।
नदी व सहायक नदी का कौन सा युग्म असंगत माना जाता है? बांडी हेमावास लूनी, बिलास पार्वती, छापी काली सिंध, हतमती साबरमती। असंगत, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि बिलास पार्वती की सहायक नदी नहीं है, हैं? बिलास, अंधेरी, है ना, बिलास अंधेरी दोनों पार्वती की सहायक नदी है और पार्वती चंबल की सहायक नदी। मैं आपको बता देता हूं, अब आप सोच लो, अब आपको मौका दे दिया मैंने। अब बताओ क्या करोगे? अब तो पलटी मारोगे, मार लो पलटी, पलटी मारने की आदत है। सी ऑप्शन, छापी एक्चुअली ओरिजिनल में छापी परवन की सहायक नदी मानी जाती है, परवन की सहायक नदी है और परवन काली सिंध की सहायक नदी है। यह है कंडीशन ओरिजिनल, तो है ना। मारली पलटी। नदी व उसकी उद्गम को निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी व उसके उद्गम की स्थिति में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी व उसकी उद्गम को निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? शाबी मनोहरपुर जयपुर, आहू सुसनेर, बामनी हरिपुरा चित्तौड़गढ़, काली सिंध सपोटरा करौली। नदी और उसकी उद्गम की निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी और उसकी उद्गम को निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए शाबी मनोहरपुरा जयपुर, आहू सुसनेर मध्य प्रदेश, बामनी हरिपुरा चित्तौड़गढ़, काली सिंध सपोटरा करौली। ये काली सिंध नहीं है, काली शील है बेटा, है ना। यदि आपने काली सिंध कर दिया तो गड़बड़ हो जाए, काली शील है। फिर ये सही है, ये सही है, ये सही। शाबी जो है सेबर की पहाड़ी, सेबर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, सेबर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, तो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी व उसके जिले का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी व उसके जिले का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी व उसके जिले का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? 28। बताओ, परवन, झालावाड़, बारा, कोटा।
बिल्कुल सही है। बेड़च आपके पास उदयपुर, राजसमंद, राजसमंद में कब जाती है? राजसमंद में नहीं जाती, चित्तौड़गढ़ में जाती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। जाखम, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर सही है। सुखड़ी, पाली, जालोर, बाड़मेर सही है। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट, जो गलत होगा वही सी आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित करने वाला प्रश्न आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप मिलान कर दीजिएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चंबल, कुराल हो गई, खारी आपके पास, मानसी हो गई, कालीसिंध आपके पास, चोली हो गई, और पार्वती आपके पास बेथली हो गई। पार्वती, बेथली, कालीसिंध, चोली, खारी, मासी और चंबल, कुराल। तो बी ऑप्शन हो गया। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 का 2 से मिलान करो और सही उत्तर का चयन करो। बस्सी, ओरई, बामनी, भैंसरोडगढ़, चंबल, बामनी, जवार सागर, चंबल नदी, और शेरगढ़, परवन नदी। तो शेरगढ़, परवन नदी, जवार सागर, चंबल नदी, है ना, भैंसरोडगढ़, चंबल, बामनी हो गई, और बस्सी, ओराई हो गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आज के सेशन को इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, है ना। कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। सेशन जैसा भी हो, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा टाइम बदल दिया गया है, क्योंकि एक एनर्जेटिक सिस्टम से क्लास को आदमी धीरे धीरे ग्रोथ करा के ज़्यादा दूर तक लेके जाता है, तो फिर उसका टाइम शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो उसके जो पढ़ने वाले उस समय वाले बच्चे हैं उनका टाइम डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलो जो भी है इट्स ओके, इसी जगह फिर मेहनत करेंगे और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सब बच्चों को जरूर आज बोल दीजिएगा, क्लास हमारा जेडी सर का जो ज्योग्राफी वाला है वो 9 बजे हो गया, तो कल से 9 बजे क्लास में उपस्थित हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।